સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। संधान के इस व्याख्यान माला में मैं रामशंकर पुजारी आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों से हमने किसी रचना को केंद्र में रखकर इस व्याख्यान का आयोजन किया है और इसमें अलग अलग व्याख्यानों में अलग अलग रचनाओं का हम विद्वानों द्वारा परिचय करवाते हैं, विद्यार्थियों को उसका रसपान करवाते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि हिंदी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन रचनाओं को विद्यार्थी रसास्वादन करें और इन रचनाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। यही इसका एक उद्देश्य है। साहित्य जीवन में कैसे घुले मिले, विद्यार्थी जो आज साहित्य से दूर होता जा रहा है वो साहित्य के प्रति कैसे आकर्षित हो, कैसे साहित्य की इन लोकप्रिय रचनाओं को आत्मसात करे, कैसे उसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने जो विषय निर्धारित किए हैं वो कोई विस्तृत विषय न हो करके रचनाओं को केंद्र में रखा गया। और रचनाएं इसलिए भी कि सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी विश्वविद्यालयों में ये रचनाएं किसी न किसी तरह से पाठ्यक्रमों में शामिल होती रहती हैं और शामिल हैं। तो आज का जो विषय है वो हिंदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना, बहुत ही लोकप्रिय रचना मधुशाला, उस पर केंद्रित है। और इस मधुशाला पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मिश्रा रमेश कुमार जी हैं और आप जो हैं हिंदी के बहुत बड़े अध्येता, बहुत रसिक, कवि, गज़लकार में आपकी पकड़ है और मधुशाला पर चर्चा करने के लिए आप विशेष रूप से आप यहाँ पधारे हैं। तो आप लोगों के लिए मधुशाला की चर्चा हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो उद्देश्य है या मधुशाला लोकप्रिय क्यों है ये विद्यार्थियों तक पहुँचे। तो मधुशाला की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी बात हम हिंदी कविता की करें और उसके बाद फिर मधुशाला पर आएँ, उसके विषय पर आएँ, उसके व्यक्ति पर आएँ और बाद में फिर उसकी लोकप्रियता पर आएँ। क्यों लोकप्रिय है इतनी रचनाएं। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक युग है उसका प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु जो हैं वो आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और आधुनिक युग जो है वो अपने पुराने समय से, रीतिकाल और भक्तिकाल जो पुराना समय चल रहा था उससे काफ़ी अलग नए नए विषयों को लेकर, नई नई भाषा को लेकर सामने आता है। भाव पक्ष और कला पक्ष में व्यापक परिवर्तन होता है। गद्य का आविष्कार होता है, गद्य की शुरुआत होती है। जो मुख्य अंतर है वो भाषा और विषय को लेकर है। विशेष रूप से भाषा में जो क्रांति हुई, भाषा में जो परिवर्तन हुआ वो खड़ी बोली और कविता की भाषा जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा चलती थी उसको लेकर हुई। भारतेंदु और स्वयं भारतेंदु युग के जो भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार हैं जब गद्य लिखते हैं तो खड़ी बोली में लिखते हैं, लेकिन जब कविता लिखते हैं तो उसमें खड़ी बोली के साथ साथ वो ब्रज भाषा या अवधी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कई कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख जो दिखाई देता है बड़े रूप में कि वो कि भाई कविता जो है वो ब्रज भाषा या अवधी भाषा में ही होनी चाहिए, या कहीं कवियों को एक ऐसा मन में शंका रही हो कि भाई अगर हम खड़ी बोली में लिखते हैं कविता तो हमारी कविता को आगे स्वीकार किया जाएगा, साहित्य में स्वीकृत होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ये है कि खड़ी बोली जो है वो आधुनिक युग की सबसे बड़ी देन है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि खड़ी बोली को साहित्य में भले ही गद्य के रूप में आई और कविता में भी उसका ऐसा नहीं कि बिल्कुल अछूते थे कवि। खड़ी बोली लिखने की शुरुआत इन्होंने कविता में कर भी दी थी। लेकिन आगे चलकर
जो भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग को जो है वो जागरण युग या उसको सुधार युग भी कहते हैं। ये सुधार युग जो है, जागरण युग है, द्विवेदी युग है, ये एक ऐसा युग है जिसने कविता के भीतर भी खड़ी बोली को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। और खड़ी बोली आत्मसात करने में, कविता के भीतर खड़ी बोली को स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी सरस्वती पत्रिका और सबसे बड़े कवि जो इस द्विवेदी युग के थे, मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि नहीं, मैं तो कविता लिखूंगा और सिर्फ खड़ी बोली में ही लिखूंगा। और उन्होंने खड़ी बोली को कैसे कविता में ढाला, और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये खड़ी बोली जो है पूरी तरह से कविता में आत्मसात हो गई। तो ये भाषा और विषय को लेकर रही। द्विवेदी युग में, जिसे जागरण युग, तो उसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना, ये विशेष जो है उन्होंने विषय रखा कि समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, स्थापित करने का प्रयास किया जाए और लोगों को जो है अपनी अस्मिता के प्रति जागृत किया जाए, जिसके लिए उन्होंने पुराण में से, इतिहास में से, धार्मिक ग्रंथों में से विषयों को चुना और उसे भारत की जनता के सामने नैतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उन रचनाओं को रखा। इसके बाद जो है छायावाद आता है। छायावाद जो है वो द्विवेदी युग की ये जो पौराणिक, ऐतिहासिक और मिथकपरक रचनाएं थीं, जिनको इतिवृत्तात्मक रचनाएं कहा गया, उन इतिवृत्तात्मक रचनाओं के विरोध में लिखा गया कि सब कुछ खुला नहीं होना चाहिए। कविता ऐसी होनी चाहिए, कविता वो है कि जिसमें कुछ गोपनीय रहे, कुछ गोपन रहे, लोगों को कविता समझने के लिए कुछ मशक्क़त करनी पड़े, उसको सूक्ष्म बनाया। ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी इसीलिए छायावाद की कविता को कहा गया। लेकिन ये बात अलग है कि सूक्ष्म बनाते बनाते ये कविता इतनी सूक्ष्म हो गई कि पकड़ में नहीं आती थी। और शायद प्रेमचंद को इसीलिए कहना पड़ा था कि पक्षी आसमान में चाहे जितना ऊंचा उड़े, लेकिन उसे दाना जो है वो धरती पर ही मिलता है। छायावाद का मुख्य विषय जो है वो प्रेम और प्रकृति रहा। छायावाद के कवि कला पक्ष की ओर, विषय, भाषा, शैली, इसके प्रति अधिक सचेत रहे। कला पक्ष को बहुत महत्व दिया इन लोगों ने और भाषा के प्रति सचेत, भाषा को सूक्ष्म बनाया। वैयक्तिकता इनकी और एक बड़ी विशेषता रही। इनकी वैयक्तिकता जो है वो मय शैली बन गई। कविता के लिए मय शैली का आविष्कार हुआ। लेकिन कविता सूक्ष्म से सूक्ष्म होती गई और लोगों से थोड़ा दूर होती गई। और इसी के विरोध में छायावाद के समानांतर या छायावाद के उत्तर काल में देखते हैं कि कुछ कवि ऐसे आते हैं जिन्हें छायावाद की तरह किसी की आड़ लेकर नहीं, रहस्यवाद में रहकर नहीं, खुलकर अपनी बातें कहनी है, जिसे स्वच्छंदतावादी काव्य हिंदी में कहा गया। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की संज्ञा दी गई और जो हालावाद के नाम से अधिक प्रसिद्ध रही। हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये कुछ कवि ऐसे रहे कि जो छायावाद की पृष्ठभूमि में, छायावाद के धरातल पर ही कविता लिखने की शुरुआत करते हैं, लेकिन छायावाद से हटकर, खुले में, खुलकर, किसी दुराव और छिपाव के बिना खुलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसे स्वच्छंदतावादी काव्यधारा भी कहा गया, पलायनवाद भी कहा गया, हृदयवाद भी कहा गया, हालावाद भी कहा गया, प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा गया, उत्तर छायावादी कविता भी कही गई। कई नामों से इसे अभिहित किया गया और कई आरोप और प्रत्यारोप इस पर लगाए गए।
जैसा कि मैंने कहा कि इन कवियों में अपनी कविता की अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का दुराव या छिपाव वाली बात नहीं थी। पौराणिकता या धार्मिक चेतना का कोई आड़ नहीं लेनी पड़ी। इन्होंने खुलकर अपनी बातें कहीं। इनकी कवियों की कविता जो है वो भी वैयक्तिक कविता है, वो भी मय शैली में है, लेकिन बिना किसी कुंठा के मुक्त रूप से इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, और इसीलिए शायद इनको व्यक्तिवादी भी कहा गया। अब व्यक्तिवादी कविता होते हुए भी, स्वच्छंदतावादी कविता होते हुए भी, प्रेम और मस्ती की कविता होते हुए भी ऐसा भी नहीं था कि ये कवि सामाजिक विषयों से दूर थे या उनसे कटे हुए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। नियति, निराशा, वेदना और अतृप्ति जैसे भावों की यह कविता है, लेकिन इन भावों में भी सकारात्मक सोच वो इनकी विशेषता है। ये कवि मस्ती की रौ में लौकिक प्रेम भावना में डूबे हुए कवि हैं। स्वच्छंद रूप से सौंदर्य का वर्णन करते हैं, मस्ती और प्रेम के गीत गाते हैं। सामाजिक यथार्थ के भुक्तभोगी हैं। मध्य वर्ग की जो पीड़ा है, उसका जो दुख है, उसका जो अभाव है, यह जो समाज रूढ़ियों और आडंबरों में जकड़ा हुआ है, उससे ये पूरी तरह परिचित भी हैं। उन सामाजिक विषमताओं से ये टकराते हैं, लेकिन इस टकराहट में वो हताश नहीं होते। उसी में से, इस टकराहट में से ही वो कविता के लिए और जीवन के लिए एक नए रास्ते का निर्माण करते हैं। जीवन को उल्लासमय बनाने का प्रयास करते हैं। उल्लास और आनंद की इतनी ज़्यादा अभिव्यक्ति है, इतना ज़्यादा आवेग है कि इन कवियों को हालावादी एक नाम ही लगा दिया गया, एक मोहर लगा दी गई कि ये कवि जो हैं हालावादी कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन, जिसकी चर्चा हमें आज यहाँ करनी है और जिनकी रचना मधुशाला की चर्चा यहाँ करनी है, तो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार कर लिए गए। इन्होंने हिंदी कविता को छायावाद से बाहर निकालकर एक नई पहचान दी। कविता को, जो छायावादी कविता कल्पना की उड़ान उड़ रही थी, रहस्यवाद की आड़ में अभिव्यक्ति कर रही थी, उसे मौलिक जमीन दी और यथार्थ की ज़मीन पर उतारा, और इसीलिए बच्चन को जो है हालावाद का प्रवर्तक भी मान लिया गया। और हम देखते हैं कि आज भी हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं। कई आलोचकों ने बच्चन जी को प्रेम और मस्ती का काव्य, यौवन की उमंगों को बेकाबू बनाने वाले कवि कहा, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि मनोविज्ञान यह भी कहता है कि यौवन की दमित वासनाएं जब व्यक्त नहीं हो पाती तो वो ग्रंथियों में बदल जाती हैं। इस संदर्भ में यदि मधुशाला की प्रेम और मस्ती को देखें तो यह बिल्कुल स्वस्थ धरातल पर व्यक्त हुई है, जहाँ दमित वासनाएं दीवार नहीं बनती, आत्मा की पवित्रता को दाग भी नहीं लगता और मुक्त रूप से अभिव्यक्ति होती है। बच्चन जी कविता को लिखने वाले नहीं बल्कि कविता को जीने वाले कवि हैं। बच्चन जी की कविता न तो किसी वाद की मोहताज है और न ही किसी सिद्धांत को पकड़कर चलने वाली कविता है। वह कविता का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है प्रेम मस्ती के द्वारा मानवतावाद की स्थापना, मानवतावाद की कविता सबसे ऊपर है। बच्चन की कविताओं में मानवतावाद की स्थापना सबसे ऊपर है। मानवीय रूप में मनुष्य को देखना, जो न देवता बनना चाहता है और न पशुता का किनारा छूना चाहता है, वह केवल मनुष्य बने रहना चाहता है, इस लोक में रहना चाहता है। कहा जा सकता है कि बच्चन जी का पूरा व्यक्तित्व एक
खुले पृष्ठों वाली पुस्तक है। कुछ प्रेजेंटेशन के द्वारा इस पर कुछ देखें तो मधुशाला में उन्होंने कहा है, और मधुशाला से पहले यदि हम देखें कि बच्चन जी ने एक जगह कहा है कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये छल रहित व्यवहार की अभिव्यक्ति बच्चन जी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। 1935 में मधुशाला का प्रकाशन हुआ और उसके प्रकाशन के साथ ही बच्चन जी का नाम हिंदी के सबसे बड़े लोकप्रिय कवियों में शामिल हो गया। मधुशाला की खूबी यह है कि यह सिर्फ शराब और सौंदर्य की बातें नहीं करती, बल्कि यह जीवन सौंदर्य और उसकी सार्थकता और उसकी नश्वरता के बारे में भी बताती है। शुरू से लेकर आज तक मधुशाला पर न जाने कितने आरोप लगे, प्रत्यारोप हुए, उसको भला बुरा कहा गया, लेकिन जितना आरोप लगा, जितना आरोप प्रत्यारोप लगे, उतना ही इसके प्रशंसक बढ़ते रहे। उस पर झूमने वालों की भी कमी नहीं रही। तो आइए इस मधुशाला नामक रचना का रसास्वादन करें और साथी मित्र मिश्रा जी से भी इस बारे में कुछ कहें कि मिश्रा जी, यह जो लोकप्रिय रचना है इसकी लोकप्रियता के क्या कारण हैं और हिंदी साहित्य में मधुशाला को आप कैसे देखते हैं, और जो है उनकी बच्चन जी की विशेषताओं के साथ, उनकी कविताओं के साथ, आप स्वयं कवि हैं, स्वयं इसको समझते हैं ये मधुशाला ये कैसे पहले, और मधुशाला को लेकर जो चर्चा विचारणा, जो आरोप प्रत्यारोप रहें, उस पर से आप कुछ कहिए। मिश्रा। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मधुशाला जैसा बताया साहब ने कि छायावाद